स्टार्टेड ना? है सर। अच्छा चलो सर, तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, सैलरी चल रहा है सर। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल सैलरी, और सैलरी में डिस्कशन चल रहा था लीव एनकैशमेंट का। लीव एनकैशमेंट में होमवर्क नहीं दिया था, 2 क्वेश्चन करवाया था। एक मैंने और एक, अच्छा एक एक एग्जाम्पल दिया था, और एक इंस्टीट्यूट के मैट से एक था ना, यहाँ से एक एग्जाम्पल उठाया था। सर आज क्या होगा? सर आज हम लोग HRA के बारे में बात करेंगे। HRA माने हाउस रेंट। वो कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई वाला खेल भी जानेंगे, ठीक है। लीव एनकैशमेंट का होमवर्क आज दोगे? याद है? डेट पता है लास्ट क्लास का? मिल गया छोड़, मारपीट मत कर। स्क्रीन शेयर है ना तुम लोग? अच्छा, तो बेसिकली सैलरी हेड में डिस्कशन को और डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, तो कहाँ से क्या पूछेगा पता नहीं चलता। इससे पहले ना आप लोगों को मैंने थोड़ा सा वो रिटायरमेंट बेनिफिट का एक आइडिया दे दिया। रिटायरमेंट बेनिफिट इन द सेंस, जब आपको ग्रेचुइटी दे दे, जब आपको पेंशन दे दे, कमिटेड अनकमिटेड दे दे, लीव एनकैशमेंट दे दे, है ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन तो इसका रूल बोल दिया था कि जो भी कॉम्पेंसेशन रिसीव करोगे, है ना, फिर 5 लाख 3 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा, है ना। फॉर्मेट भी अभी पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा। लास्ट रन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है। तो अगर तुमको वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन या VRS कैलकुलेट करने बोलेगा, कर लोगे ना सर, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ तो चीज किए, है ना। और उसमें 10 मंथ सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी तो जान लिए। बस एक आध केस जान जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली एक से चीजें बैठ जाएगा आप लोग का, दिक्कत नहीं है, यानी सेट हो जाता है। अच्छा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन 10-10B, इसका भी एक बार बता देता हूँ मैंने बता देता हूँ, रूल देखो ना। कॉम्पेंसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, फिर यहाँ पर क्या बोला है, 5 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट है, और 15 दिन का एवरेज पे, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्विस, एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। माने 6 मंथ्स है तो 16 साल लेंगे कि 6 मंथ्स एंड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, एंड पार्ट देयर ऑफ, 15 साल 6 महीना माने 16 साल। अगर एक दिन कम रहेगा तो 15 साल, 6 महीना 2 दिन माने 16 साल। एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होने से ही नेक्स्ट राउंड कर लेंगे, ठीक है। एक दिन भी एक्स्ट्रा होगा तो 16 कर लेंगे। इसलिए ये वाला चीज, ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं एक्चुअली, ग्रेचुइटी में पढ़े हैं। कौन सा वाला ग्रेचुइटी का कौन सा रूल इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जो ग्रेचुइटी, ठीक है, यानी कवर्ड में है, ऐसा हो। वेरी गुड, कवर्ड में। कवर्ड नॉट कवर्ड, माथा खराब होगा है आप लोग का। ये है ना, ये देखो इसमें मैं लिखा था 15 वर्किंग डेज इंटू
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से रिपीट किया है ना। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है कि जब कोई किसी को नौकरी से निकाला जाता है, ठीक है, तो मानो तुमको बोल रहे कि भाई जाओ काम नहीं करना है, लेकिन काइंड ऑफ, ठीक है, तो रिट्रेंच आपको कंपेंसेट कंपेंसेट करके आपको रिट्रेंच कर, तो उस वैसे सिचुएशंस में भी आपको कुछ पेमेंट मिलता है, तो वो पेमेंट टैक्सेबल किस हिसाब से होगा उसका सिस्टम ये बता कर 10(10)(b) में। और वॉलेंटरी में रिट्रेंच नहीं कर रहा है, आप खुद निकल रहे हो, ठीक है, वो सिस्टम भी वहां पर बोल के रखा है 10(10)(c) में, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है 10(10)(10)(a), 10(a) है ना। तो इसमें थोड़ा झमेला है इसलिए लिखा के दिया, यहाँ पे झमेला नहीं है, जस्ट रूल पता करने से ही हो जाएगा। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो अलाउंस के अंदर आता है, जिसका नाम है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये थोड़ा झमेला करता है, ठीक है, झमेला करता है इन द सेंस, इसमें ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, ठीक है, HRA। चलो लिखो। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी, हाँ 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 ना, हाउस प्रॉपर्टी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एकदम इस तरह का दिमाग मत लगाना। हाउस प्रॉपर्टी माने हेड्स ऑफ इनकम का एक सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। जब रेंटल इनकम कोई इनकम करता है, रेंटल इनकम माने तुम्हारा घर है, तुम भाड़ा देके कमा रहे हो, तुम अपना घर भाड़ा देके इनकम कर रहे हो, चाहे कॉमर्शियल रेंट दो चाहे रेसिडेंशियल रेंट दो। जब तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी को रेंट देके होता है, तो उस रिलेटेड इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो HRA है, ये HRA किस पर्पस में होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है। जैसे मानो तुम यहाँ से बैंगलोर जाते हो, अभी बस जाना बैंगलोर, पानी नहीं है, बहुत खराब हालत है, बैंगलोर में ऑफिस बंद कर दिया, बड़ा बड़ा ऑफिस, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या किया जानते हो? आसपास का वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया, जैसे हमारे यहाँ पर भी किया है ना। बट यहाँ पर बंगाल में बारिश ज्यादा होता है बैंगलोर से, ठीक है, तो बैंगलोर थोड़ा सा ऐसे नॉट अ ड्राई एरिया, बट इतना वेट भी नहीं है, इतना भी वेटी जोन नहीं है कि जहाँ बहुत बारिश हो, ठीक है। और बैंगलोर में वो थोड़ा हिली जोन में है, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी पहाड़ी है वहाँ का, तो मैंने ऐसे नहीं बहुत पहाड़ है, बट थोड़ा सा अप एंड डाउन टाइप में आसपास में है। तो वहां पर आसपास में जो तालाब था, लेक था, सबको बंद कर दिया और सिटी को पूरा कॉन्क्रीटाइज कर दिया। और कॉन्क्रीटाइज होने के कारण जितना बारिश होता है वो पानी इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज नहीं किया, और ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हुआ। और आप लोगों को मैं एक डेटा दिखा रहा था ना कि लास्ट, आप लोगों को या किसी क्लास में दिखा रहा था कि लास्ट 20 सालों में अगर कोई शहर में पॉपुलेशन का ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है वो बैंगलोर है। माने कोलकाता और बैंगलोर का पूरा अपोजिट रहा है। कोलकाता इज द ओनली सिटी करेंटली इन इंडिया जहां पर लास्ट 20 सालों में या 30 सालों में पॉपुलेशन कम हुआ है। यस, लास्ट 2001 का जो डेटा है जनगणना का, कोलकाता इज द ओनली सिटी जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जॉब लैक हुआ ड्यू टू पॉलिटिकल झंडा की, ठीक है। ये जो बंगाल का जो चल रहा है ना सर, कम्युनिस्ट ने दिखाया रास्ता, दीदी ने उसमें झंडा को एकदम लहरा दिया, ठीक है। अभी भी लोगों का गजब ही कॉन्फिडेंस है कि दीदी आना चाहिए, दीदी लाओ, कम्युनिस्ट को लाओ, सबको लाओ, ठीक है। एकदम झंडा गाड़ गाड़ के गड्ढा गाड़ दो, कबर खोद दो, सब सो जाते हैं उसके अंदर, जिंदा मर जाते हैं, जो भी हो। नहीं, मेरे को ना खराब ये लगता है, डेमोक्रेटिक राइट है हम लोगों का, चेंज काहे नहीं करते? डेमोक्रेटिक राइट में अगर किसी एक को ही जिंदगी भर चलाना है, तो फिर डेमोक्रेटिक राइट देने का मतलब क्या है? छोड़ो, अब बोलेंगे तो आप लोग बोलोगे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अब बैंगलोर में प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऑफिस तो इतना बन गया, पॉपुलेशन का पार्ट चला गया, उसमें ब्लू कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब सब हुआ,
मैंने लेबर लोग यूपी बिहार से भर भर के लेबर गया, ठीक है, और जहां जहां नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर तो गया ही है, ठीक है। अब इस तरह से इतना पॉपुलेशन, कम से कम 80 लाख के आसपास पॉपुलेशन चला गया, जो 40 लाख में था, मोर देन डबल, उससे भी ज्यादा, 1 करोड़। अभी एस्टिमेशन है कि अगर ऐसा चलता रहे तो बैंगलोर का पॉपुलेशन, मैंने मेन सिटी का पॉपुलेशन 1.2 करोड़ में चला जाएगा, और जो शहर के लिए और खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। गड़बड़ ये कर दिया कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे ड्यू टू फुल्ली कॉन्क्रीटाइजेशन। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए। हम लोगों को डेवलपमेंट में का नाम में लगता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है बस घर बना और कंक्रीट मारा, यही डेवलपमेंट है ना। गांव साइड में लोगों का यही सोच होता है, जानते हो कि हाँ सर, गांव साइड में जो लोग होते हैं ना, जो विलेज एरिया में रहते हैं, उनका सोच ऐसा होता है कि जहां पर पक्का मकान ज्यादा होगा वही डेवलप एरिया होगा। इनसे बड़ा डब्बा सोच और नहीं हो सकता। मेरे घर पे मैं लास्ट विजिट किया था जिस दिन, मैं बहुत कम जाता हूँ आजकल थोड़ा सा काम के चक्कर में, तो जब भी कुछ काम चल रहा था घर पे, मैं जाके देखा कि क्या पापा क्या कर रहे हैं, घर के एकदम एक आंगन है वहां पर ना पूरा कंक्रीट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहे हो? अरे नहीं, बहुत कीचड़ होता है। हाँ, हमें कीचड़ होने दो ना, गांव है, कीचड़ होगा। कीचड़ ही गांव का पहचान है। बारिश होगा, कादा होगा, बांग्ला में हम लोग कादा बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कीचड़, ठीक है। बारिश होगा, कादा होगा, कीचड़ होगा, पैर पे लगेगा। हाँ, घर गंदा होगा, यही गांव का पहचान है। वो सिटी का सोफिस्टिकेटेड लाइफ में जहाँ कीचड़ नहीं है, कादा नहीं है, गोबर नहीं है, वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझे। अब प्रॉब्लम समझिए क्या है, कि अगर गांव भी बोलेगा कि हम भी सबको कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, तो फिर वाटर, ग्राउंड वाटर का क्या होगा? समझ रहे हो कि कहाँ डब्बा है, सोच किस लेवल का डब्बा है सबका। सब ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, चार्टर्ड है, पॉकेट में रखे सब अपना डिग्री, पीने का पानी नहीं है, क्या करेगा? डेवलपमेंट कर। वही तो तो डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए? अब न्यू जगह ढूंढ रहे हैं बैंगलोर में, और कोई नया कंपनी नहीं जाएगा बैंगलोर में, न्यू न्यू कंपनी और नहीं जाएगा। क्यों? ऑलरेडी तो प्रॉब्लम है। अब वो नया जगह ढूंढ रहा है कि कौन सा न्यू सिटी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी आना चाहता है। अब देखो कोलकाता का किस्मत खोलता है कि नहीं। नहीं, सीरियसली, चांसेस वेरी हाई। नेक्स्ट टारगेट में एक तो गुड़गांव साइड है, बट दिल्ली में भी पानी का समस्या है, ठीक है। कोलकाता इज द ओनली बिग सिटी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है, बट स्कोप सबसे ज्यादा है। अगर गूगल कल बोलेगा कि हम बैंगलोर का ऑफिस को शिफ्ट करेंगे या फिर एक न्यू ऑफिस खोलना चाहते हैं कोलकाता में, तो शायद किस्मत खुल जाए। लेकिन इसमें कोलकाता को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर अच्छा है, बट अगर हम लोग इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, फिर से बैंगलोर होने में 10 साल लगेगा। इसलिए डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल माने, हाँ, इसका एक हिंदी में मैं इसका इसका एक नाम देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैं हिंदी में ऐसे बोलता हूँ कि डेवलपमेंट एक बार होवे कभी ना जावे। ठीक है, ये सिर्फ ब्रिज बना दो और उसमें कलर लगा, लिपापोती कर दो, ठीक है, फेयर एंड लवली की तरह, वो डेवलपमेंट नहीं होता। फेयर एंड लवली में तुम एक बार गोरा दिखोगे, फिर घर पे जब धोओगे फिर क्या, वही। हाँ? समझ में आ रहा है सर? तो ये नहीं होता सर, इस तरह से हम लोग को बोका बनाने के लिए ना सरकार रेडी है, और हम लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई आओ, मारो हमको। तो क्या है, आ बैल मुझे मार। चलो, तो एचआरए कौन किसको देता है आप लोग को पता है? एचआरए, भाई तू दिल खोल के रह यहाँ पर और मेरे कंपनी का काम कर, ठीक है। तो सेक्शन 10 इसमें सर ये ऑप्शनल में आएगा, मतलब एक्चुअली हाँ, ये एक सही बात तुमने उठाया
इसमें HRA यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। 115 BSE में जो भी जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग पुराने से मतलब ऑप्शनल में ज्यादातर लोग है, अभी ज्यादातर लोग ऑप्शनल में ही है। 115 BSE में बहुत ही कम लोग जा रहे हैं, हाँ न्यू जनरेशन जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ज्यादातर जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स है ना, इनको अभी भी 115 BSE प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जब भी कोई टैक्स फाइलिंग के लिए जा रहे हैं, वो पुराने सिस्टम में ही उसका टैक्स फाइलिंग करा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी भी ऑप्शनल रखा है ना उसको, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऊपर से अगर तुम्हारा बेनिफिट वगैरह है तो उसको उसमें हैबिट है, तो वो तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहा है 115 BSE के लिए। अब जब तक सरकार रखेगा, मेरे हिसाब से सरकार रखेगा, ऑप्शनल को रखेगा। क्योंकि अगर मानो कि वो सब बेनिफिट वाला जो है, वो अगर 80 से 80 अगर गायब हो जाएगा, तो बड़े बुजुर्ग का दिक्कत हो जाएगा। मैंने 40+ के बाद जो लोग अंडर है, उनको काफी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर ये तो सरकार मुश्किल में आ जाए। लेकिन यस, अगर आप नॉर्मल ऑप्शनल सिस्टम में हो, तो इसमें आपको रूल कहता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 1039 में HR एक्चुअली रिसीव्ड rent paid minus 10% of salary for the relevant period, 50% of salary if accommodation is located in Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, or 40% of salary in another city, any other city for the relevant period. अब इसी चीज को एक्चुअली मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, चलो आप लिख list of the following is exempt. HRA मैंने कंपनी ने तुमको जो दिया घर में रहने के लिए, मैंने बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस, मैंने भाई तुम घर ढूंढ के रहो, रेंट दो, कंपनी बोल देगा भाई अब इतना इतना रेंट हम दे रहे हैं, अब तुम उससे कम पे रहोगे, कम पे रहो। बेसिकली वो बोल देते भाई कितना रेंट बढ़ रहा है, कंपनी का एस्टिमेशन रहता है, ठीक है, कि किस सिटी में हो, उस सिटी का क्या रेंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर धोखा है कि आप कुछ भी बोलोगे और वो कुछ भी करे। हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि आपको 15,000 अलॉट कर रहा है और आप रेंट 10,000 का आपको मिला, लेकिन आप जिसके साथ आपका रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, आप उनको बोलो एग्रीमेंट में 15,000 लिखने के, आप उनको देंगे 10,000, लेकिन 5,000 टका जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो अपने पॉकेट में रख सकते। इवन जो बिल बनेगा, मानो रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद तो एवरी मंथ ना एम्प्लॉय को ना ऐसे एक बिल जनरेट करके देना पड़ता है, जहां आप रेंट पे रह रहे हो कि आप एवरी मंथ रेंट पे करते हो, उसका एक सिंपल एक नॉर्मल बिल भी चलता है, ठीक है। तो रिसिप्ट जो होता है, वो रिसिप्ट में भी वो 15,000 ही लिख के दे, लेकिन वो 10,000 ही रिसीव करे। सर वो अगर ज्यादा पैसा ले लिया तो, हाँ हाँ मेरे को समझ में दर्ज हुआ। नहीं नहीं, गलत नहीं है, मैंने गलत इन द सेंस, देखो अगर तुम बोलोगे मोरली गलत है, तो आंसर इज यस, मोरली गलत, मोरली गलत। लेकिन अगर तुम दूसरे एंगल से देखो, तो जब मिल रहा है कंपनी से, जैसे एक सिंपल आपको बताता हूँ कि केशटूपुर एक ऐसा एरिया है, ठीक है, सॉल्ट लेक में और न्यू टाउन में कंपनीज है, ठीक है, और केशटूपुर एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको अच्छा बुरा हर तरह का चीज मिलता है, माने आपको महंगा भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, और सस्ता से सस्ता भी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सॉल्ट लेक के लोग सब्जी लेने के लिए केशटूपुर आते हैं। हाँ, सुबह तुम 206 ब्रिज के सामने खड़ा हो जाओ, सॉल्ट लेक में वो लोग खरीदते ही नहीं, आर्बिट्रेज मिलता है ना उनको। आर्बिट्रेज इन द सेंस जहां सस्ता है वहां लो, और जहां महंगा है वहां बेचो। आप भी चाहो तो सुबह एक काम कर सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेज, इसको स्टॉक मार्केट में लैंग्वेज में हम लोग इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। BSE में शेयर का दाम सस्ता चल रहा है, NSE में महंगा चल रहा है, तो BSE में खरीदो, NSE में बेचो। तो केशटपुर में मानो सब्जी का दाम सस्ता तो है ही कंपेयर टू सॉल्ट लेक, ठीक है। तो यहाँ पर मानो परवल का दाम चल रहा है 60 टका 70 टका किलो, और सॉल्ट लेक में चल रहा है 150 टका केजी, 120 टका केजी। तो तुम यहाँ से लो, सॉल्ट लेक में जाके बेचो, माथा खराब करने का जरूरत ही नहीं है। मैंने आड़त में जाओ, वो सब झमेला नहीं। तो डेली आता है, सुबह रिक्शा लेके आता है, सब्जी लेके जाता है, उसको पता होगा, काफी लोग आता है, मैं भी पता होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल बात है कि आप केस्टपुर में ना सस्ता मिल जाता है, थोड़ा सा अंदर जाने से ना और सस्ता मिलेगा। ये एरिया थोड़ा सा महंगा में आता है कॉम्पेरेटिवली केस्टपुर के हिसाब से, 206 के आसपास भी थोड़ा महंगा ही है सावरकुंडली एरिया में। बट अगर तुम थोड़ा अंदर चले जाओगे ना, तुमको मैंने 2 BHK भी मिल सकता है 7,000 में,
8,000 में मिल जाएगा। हाँ लेकिन हाँ आसपास का थोड़ा सा वो कंजेशन रहेगा, मे बी नाला के सामने होगा, ठीक है, तभी ना भाड़ा कम होगा। मे बी गली छोटा होगा, ठीक है, बट यू कैन गेट 2 BHK मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है सर? अब मानो तुम वहां पर 8,000 में रहो, तुमको रहने में एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं है, कंपनी तुमको 16,000 का HRA देने का बात किया है मंथली। 8,000 रहो, 8,000 कमा लो। अब मैं क्या बोलूं, मोरली तो रॉन्ग है पर चलो। सर पकड़ा जाने से क्या होगा? है पकड़ा नहीं जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? चलो किस्मत खराब हुआ सर, पकड़ा गया, फिर क्या होगा? नहीं 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 पकड़ा। अच्छा तुम बोलो, जो जिसके पास वो रेंट पे रह रहे हैं उनके साथ थोड़ी ना एम्प्लॉयर का कभी मुलाकात होगा। हाँ शॉर्ट क्या टाइम में पता, मानो जान पहचान तुम हट हो पागल। भी सकता है सर। नहीं दुनिया इतना गोल है सर, दुनिया। आज दुनिया गोल है। केस्टपुर में जो लोग रेंट दे के खाते हैं ना, वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, और निकलते हैं तो फिर वो मतलब वो कॉर्पोरेट एरिया में तो जाके बात ही नहीं कर पाएगा। जो भी हो, अच्छा चल छोड़ सब फालतू बात। लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीज बोला क्यों, ऐसा मैं देखता हूँ इस एरिया में, मेरे को पूछता है कभी सर यहाँ पर रेंट क्या रहेगा। हमने ऐसे देखो इस एरिया में थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सस्ता चाहिए तो रोड के उस पर चले जाओ। अगर और सस्ता चाहिए तो एक कैनल है, उस कैनल के उस पर चले जाओ, जगतपुर बोल के एरिया है, वहां पर और सस्ता है। और सस्ता मैंने बहुत सस्ता मिलेगा। जगतपुर का सब्जी हम लोग, जैसे भाई का एक दोस्त है जगतपुर साइड में, वो केष्टपुर में उसको सब्जी महंगा लगता है तो वो जगतपुर से सब्जी लेके आता है। समझ रहा है? तो ऐसा ऐसा है, क्या बोले आपको, यही तो भारत का पहचान है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। এরকম দেখে চেয়েছে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ মর্নিং ওয়াকের মতো। হ্যাঁ, আরে সল্টলেকে অনেক দাম নেয়। শিয়ালদাতে তো দাম কম হবে, ওইখানেই তো আড়ত, কোলে মার্কেট, বউবাজারের, বউবাজার আর শিয়ালদার মিডিলে सब्जी वाले लोग वहीं से लेके आके बेचते हैं। কেষ্টপুর থেকে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবি, আমার একটা স্টুডেন্ট আছে লেক টাউনে, ঠিক আছে, ওইখান থেকে সব নিয়ে যায়। एक ऐसा डब्बा खरीदा था, ठीक है, लेक टाउन में उसका दाम बोला था उसको 350 टाका, सेम डब्बा वो यहाँ से लेके गया 120 टाका। 350 का चीज वहां पर दाम बेच रहे हैं, यहाँ पर 150। बोले सर कितना सस्ता है। मैं बोले यही तो केस्टपुर का खूबी है। अरे इतनी भीड़ इसलिए इतना है क्योंकि इतना सारा लोग यहाँ पर रह पाता है, खूबी इसीलिए है। क्योंकि ये ना दिखावा नहीं है, केस्टपुर एरिया में दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं। और पुराना एरिया है, गांव था शहर बन गया, बेसिक बात यही है। तो ट्रेडिशनलिज्म रह गया। पैसा वाला लोग भी है इधर, काफी पैसा वाला लोग है, लेकिन ट्रेडिशनलिज्म रह गया, मतलब वो पैसा है पर वो दिखाता नहीं है, मैंने वो। हाँ हाँ ना बांगाली, हाँ बांगाल बेसी था। 50% चलो। 40% ऑफ सैलरी। अच्छा 50% और 40%। हाँ हाँ मेट्रोपॉलिटन मतलब यहाँ पे लिख दो, 50% लगेगा कब, DMCK, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। और सी कौन, हाँ इसमें आता, बना है सबवे रोड कनेक्ट, उनकी चारों सिटी पे से रोड है। हाँ हाँ वो भी एक तो याद कर रहे हैं। हाँ वो भी कर सकते हो। देश का अभी जो न्यू प्रोजेक्ट बना है ना, कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई को पूरा जोड़ना है, ये अटल बिहारी जी का प्रोजेक्ट था कि भारत का चारों कोने को, 4 कोना है ना, दिल्ली नॉर्थ में, चेन्नई साउथ में, मुंबई वेस्ट में, कोलकाता ईस्ट में, चारों कोने में चारों बड़ा शहर है। ये चारों कोना को एकदम इतना अच्छा रोड में जोड़ना है कि माने माल का आदान प्रदान, अटल बिहारी जी का जो सोच था उसी को मोदी साकार कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। और एक प्रोग्राम है पूरा भारत का हर एक नदी को, ठीक है, समुद्र से कनेक्ट करना। और पूरा भारत में एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा सा जोखिम है,
कि भारत में जितना बड़ा बड़ा नदी है ना, हर नदी को एक कैनल के माध्यम से कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे स्वेज कैनल है ना, वो यूरोप में है ना, इंडिया को जो इंडियन ओशियन को जोड़ता है यूरोपियन कंटिनेंट के साथ, तो वैसा ही इंडिया के अंदर अंदर से बड़े बड़े नदी को कनेक्ट करने, जैसे गंगा नॉर्थ में, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जितना बड़े बड़े नदी है, सब नदी को कैनल के माध्यम से कनेक्ट करना और भारत माला बनाना, ताकि इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहतर हो जाए। और उसमें और एक सुविधा होगा, अगर कैनल बनेगा तो जहां गांव गांव में नदी नहीं है, जहां फर्टाइल लैंड नहीं है, वो एरिया पे भी एक्स्ट्रा बने। बाढ़ होता है कितना, इतने सारे, जैसे बिहार में हर साल बाढ़ होता है, पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ में डूबता है, ठीक है। तो ये जो बिहार में बाढ़ होना, पश्चिम बंगाल में बाढ़ होना, या जहां भी बाढ़ होता है वहां का एक्सेस पानी उस कैनल के माध्यम से इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, और वही पानी जहां पर फर्टाइल लैंड नहीं है उस एरिया को फर्टिलिटी में हेल्प करेगा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी होगा, जो बंजर जमीन में उसमें भी खेती होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा हो जाएगा। बहुत दूर का सोच है, बहुत दूर का। पता नहीं कांग्रेस वाले ये सब क्यों नहीं सोच पाते, पता नहीं। ठीक है, एक एक इंसान के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सके तो उनको जरूर सुनना। साउथ का नेता है, चेन्नई का नेता है, ठीक है, बीजेपी में ही ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन मैंने बीजेपी को ही बना है उधर साउथ में। चेन्नई में से बीजेपी का बोलबाला नहीं है, बट वो बंदा ज्वाइन करने के बाद से चेन्नई में जैसे जगह में जहां पर वो लोग एंटी बीजेपी है एक तरह का, बहुत ज्यादा, वहां पर भी बीजेपी का बोलबाला बन रहा है। उसका नाम है अन्नामलाई, ठीक है, अब उनको जरूर सुनना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आईआईटी चेन्नई में कुछ छात्र ने अन्नामलाई को पूछा था कि एआई जॉब में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, या इंडिया के डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, उसके ऊपर यूट्यूब में काफी चला है, आप लोग सुनना। तो उसमें सेम क्वेश्चन राहुल गांधी को भी पूछा गया है, और वही क्वेश्चन अन्नामलाई को भी पूछा गया है। अन्नामलाई आईआईटी पास आउट है, और साथ में टॉप रैंकर था, और यूपीएससी भी क्रैक करके रखा है, ठीक है। तो आप उनको सुनना, और आप राहुल गांधी को सुनना। राहुल गांधी जवाब दे नहीं पाया तो इधर उधर का बात करने लगा, ठीक है। अब सुनना ना, सुनने से पता चलेगा। और अन्नामलाई को सुनना, क्या साइंटिफिकली समझाया बच्चे लोगों को। तो हमारा देश का नेता कैसा हो, तो कितना सारा लोग बोल रहे हैं कि अभी मोदी को, मोदी जी जैसा लोग अभी और 5-10 साल रहेगा, लेकिन जो टॉप लेवल डेवलपमेंट है ना, ये तो भी शुरुआत है। मोदी जी जैसे लोगों को क्या करना है, वो बस एक दिशा दिखा के चला जाए, वो वही करेगा। इसके बाद न्यू जनरेशन आएगा जो हम लोगों का भाषा समझेगा, ऐसा लोग चाहिए, जैसे अन्नामलाई जैसे लोग चाहिए। राहुल गांधी न्यू जनरेशन नेता हो सकता है, बट उसका दिमाग पुराने जमाने में ही चलता है, माने वो भी ठीक से नहीं चलता। इसीलिए बोल रहा हूँ, अब अन्नामलाई को सुनना ना, फिर मेरे को बोलना, ये दोनों का नॉलेज का डिफरेंस में आपको समझ मिल जाएगा। और सूरत पे मत जा, अन्नामलाई काला कलौटा है, राहुल गांधी गोरा गोरा है, ठीक है, मैंने एक फेयर हैंडसम लगा के आया है और एक गोबर लगा के आया है, लेकिन वो सूरत पे मत जा। नॉलेज देखो। अच्छा चलो क्वेश्चन करो। बोले दीजिए क्वेश्चन कराए। आज बहुत बात हो, गलत बात। प्लीज posted in Delhi, but reside in Noida. Great.
इसमें क्वेश्चन में भी आपको बोल देगा कि he is not opted for BAC। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर 115 BAC ऑप्ट करता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। जितना HRA मिलेगा पूरा टैक्सेबल, किसी भी तरह का छूट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको छूट मिलेगा ना, पार्शियल छूट हो जाएगा, तो उसी को कैलकुलेट करना बोला है आपको। मिस्टर एक्स इज पोस्टेड इन दिल्ली बट रिसाइड इन नोएडा gets 60,000 per annum as basic pay. He gets 9,000 per annum as HRA, though he pays 12,000 per annum as rent. During PY 23-24, he received 5,000 as advance salary of April 2023. Calculate exemption under section 10, subsection 23A. 10-13 है, sorry, 10 subsection 13A. He is not opted for 115 BAC. क्योंकि मैंने 115 BAC नॉट ऑप्ट बोला, इसका मतलब आपके लिए ये वाला प्रोविजन ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, चलो सर करके बताओ। दर्श, अभिजीत, प्रिया, शमुनिता, सनोन, तेज, यस बोलो। ए सबको मेरा आवाज आ रहा है? तेज का क्या खबर है? तेज का कोई आवाज ही नहीं है। हाँ सर, आ रहा है। अरे तेज लग, क्वेश्चन लिखे नहीं जिसको? एक्सेंट होगा 6,000। वेरी गुड। टैक्सेबल, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? वेरी गुड। और इस एडवांस सैलरी का क्या करें? जो 5,000 टका आया वो भी, वो क्या करेगा? जो 5,000 उसका एडवांस में मिला, कुछ नहीं करना है उसको, समझ गए? वो तो सब पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं। इसके अंदर से वो पार्टी नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60,000 पर एनम को मिला तो बेसिक पे। ठीक है सर, चलो मैं करता हूँ। बहुत सिंपल है, ऐसे आंसर तो गोपाल ने एकदम सही दिया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप सिंपल, ज्यादा दिमाग ना लगाए, सिंपल लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग ऐसे करें। फॉलोइंग इज एग्जेंट, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। देखो फिर क्या करोगे, चुपचाप HRA रिसिप्ट, आपको पता है 3 पॉइंट। HRA रिसिप्ट कितना है? नहीं, साल भर का बोला है ना, मंथली तो कुछ नहीं बोला। रेंट पेड कितना बोला? रेंट पेड 12,000 पर एनम बोला। हाँ ध्यान रखना बात को। रेंट पेड जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा दिमाग लगाना, नहीं तो ऐसे नहीं। 12,000 पर एनम थोड़ी ना हो सकता है, मंथली तो होना चाहिए। कई बार हम लोग इस तरह का गलती करते हैं। ठीक है सर ये जो एचआर है पर एनम के पर कैलकुलेट करना है या पर मंथ के अनुसार कैलकुलेट?
जाएगा उसको बाद में आपको एनुअल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सैलरी का जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो साल भर के हिसाब से करते हैं। मंथ के हिसाब से डेटा हो सकता है, अगर मंथ में डेटा दे दी है फिर भी आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ HRA इज बेसिक प्लस DA प्लस कॉस्ट। सैलरी मैंने बेसिक प्लस DA प्लस कॉस्ट, ये लिख के रख लो, नहीं तो बाद में भूल सकते हो। बेसिक प्लस DA प्लस कॉस्ट, ठीक है, यानी बेसिक जो भी रहेगा वो लिया जाता है, DA जो रहेगा वो लिया जाता है, और कमीशन ऑन टर्नओवर लिया जाता है। सिर्फ मंथली कमीशन रहेगा तो नहीं लेना। और DA का आरबी पार्ट, हाँ सर, DA का आरबी पार्ट, हाँ बेसिक प्लस DA रिलेवेंट पीरियड आरबी पार्ट नहीं, इस पे सिर्फ DA आएगा, आरबी नहीं, आरबी नहीं आएगा सर, यही मैं बोल रहा हूँ, आरबी नहीं, ओनली DA, ओनली DA, आरबी नहीं, हाँ वो तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आएगा, ओनली DA पार्ट आएगा, बेसिक प्लस DA प्लस, ठीक है। तो रेंट पेड माइनस, अब ये क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ था नहीं, सैलरी कितना बोला था और DA कुछ था क्या, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। रेंट पेड कितना किया आपने, 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, मैंने 10% ऑफ 60,000, तो 10% ऑफ 60,000 6,000, मैंने 12,000 माइनस 6,000, है ना, तो बन जाता है मेरा 6,000। और पॉइंट सी में क्या आ जाएगा, 50% या 40%, क्वेश्चन क्या बोला है, वो पोस्टेड वैल्यू है, लेकिन वो रिसाइड इन नोएडा पोस्टेड इन दिल्ली। घर जब नोएडा में मिला है तो, घर जब नोएडा कंपनी, किंतु घर कहाँ दिया है, तुम कैलकुलेट क्या कर रहे हो, HRA कैलकुलेट कर रहे हो कि सैलरी का पोस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हो। तो HRA में हाउस रेंट अलाउंस उसको नोएडा के हिसाब से मिलेगा कि दिल्ली के हिसाब से मिलेगा, इसीलिए तो दिया सर, दिल्ली नोएडा का यही तो खेल है, क्योंकि नोएडा आता है यूपी में, ठीक है, और दिल्ली अपना दिल्ली है, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली पूरा नहीं काटेगा, डिपेंड डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। 40% ऑफ सैलरी, पहले 50% तो इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि ये प्योरली दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई वाला केस नहीं है ना, तो इसमें तुमको 40% ऑफ सैलरी करना चाहिए, तो 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा तुम्हारा 24,000, ठीक है, 24,000 ना। अब देखो गोपाल का आंसर तो मैच कर गया था, क्यों, क्योंकि मिनिमम ये हुआ था, ठीक है, अब मिनिमम एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ा सा गलती है, अब देखो जो रूल है वो तो है, हम क्या कर सकते, तो देयरफॉर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसमें से लीस्ट कौन सा है, 6,000, तो 9,000 6,000 और 24,000 में लीस्ट है 6,000, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा 6,000, तो टैक्सेबल HRA होगा जो आपको रिसीव हुआ है, मैंने HRA रिसीव दैट इज 9,000, HRA रिसीव्ड माइनस HRA exempt दैट इज 6,000, तो 3,000 हो जाएगा आपका टैक्सेबल HRA। नाउ यहाँ पर एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा झमेला वाला बात लास्ट में दिया था, बोलते हैं कि he received 5,000 as advance salary, ठीक है, ऑफ अप्रैल 2023, माने उसका हम लोग 23, हम लोग कैलकुलेशन किस पर्टिकुलर ईयर का कर रहे थे, क्वेश्चन में कुछ बोला मैंने,
23-24 का कर रहे थे, मतलब ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। उसको एडवांस मिला 23 का होगा ये, या 24 का होगा, 24 का होना चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ, मैं गलत बोल दिया। प्रीवियस ईयर 13-14, सॉरी 23-24, तो प्रीवियस ईयर अगर 23-24 है तो एडवांस होगा तो फिर वो 24-25 के लिए होगा, है ना। तो इसको आप काम करो, इसको 24 करो। 23 होने से तो ये मेन सैलरी में ऐड हो जाता। नहीं नहीं, साथ में क्या बोला, ही रिसीव्ड ₹5,000 एज एडवांस सैलरी। He received ₹5,000 as advance salary of April 2023. Correctly. एक सेकंड रुको। एक सेकंड। He received ₹5,000 as advance salary of April 2023. Calculate exemptions. माने अगर ये 60,000 के अंदर अगर 5,000 रह जाए, अगर 60,000 के अंदर ही 5,000 रह जाता है, हाँ एक नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है कि इसके बाद ये जो भी एग्जामिशन काउंट हो गया ना, अब एक्चुअली हमें सैलरी शीट डेवलप करना होता है, सैलरी शीट इन द सेंस वो फॉर्मेट एक्चुअली। अब फॉर्मेट के अंदर इसको अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक सैलरी शीट बोल के लिखूं, तो सैलरी शीट में क्या आना चाहिए, जो तुम्हारा बेसिक है वो आना चाहिए। बेसिक है 60,000, वो आएगा। एडवांस सैलरी जो है वो आएगा 5,000, ठीक है, क्योंकि तुमको मिला है ना तो तुमको दिखाना पड़ेगा। और तुम्हारा HRA जो टैक्सेबल है वो भी आएगा। तो तुम्हारा एक्चुअली ग्रॉस सैलरी होना चाहिए 68,000। तो बेसिक 60,000, अगर मैं इस 5,000 एडवांस सैलरी को 2013 का ही मानूं तो फिर तब तो बेसिक 60,000 की जगह 55 हो जाना चाहिए। मैंने अगर ये इंक्लूड हो जाएगा, तब इसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? इसलिए आप यहाँ पर ऐड कर, लेकिन अगर यही चीज उसको मार्च अप्रैल 2023 का सैलरी उसको एडवांस मिलता है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, वो अलग से आप भी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अगर इसको अप्रैल 2023 मिलता है, इसका मतलब उनको मार्च में मिला अप्रैल का सैलरी एडवांस, तो और प्रीवियस चीज चलाएंगे, इसको भी साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर 2024 अप्रैल का एडवांस उसको मिलता है, तब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसको प्रीवियस ईयर में मिला है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर तो फिर डेट क्या होना चाहिए, 2023 होना चाहिए, 2023 होना चाहिए। मैंने बेसिकली he received 5,000 as advance salary of April 2023। 23 में अगर उसको एडवांस मिलता है तो ये एक्चुअली 2024 में उसका एडवांस, उसको एक्चुअली अप्रैल 2023 में 24 का सैलरी उसको मिल गया, यही बोलेंगे ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मंथली सिस्टम में अगर बोले कि उसका ही रिसीव 5,000 एज एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल। मतलब नहीं तो फिर ठीक है सर, 2023 होगा। 23 ही होगा, 23 ही होगा। मैंने बेसिकली
अप्रैल 2023 में अगर उसको मिल रहा है, मतलब ये असेसमेंट ईयर 23-24 का बात हो रहा है। हाँ, असेसमेंट ईयर 23-24 इसको कहा प्रीवियस ईयर 22-23। हाँ अब 2022-23 में इस 5000 को लोग ऐड करेंगे। अब इस साल में 5000 लेस हो तो ये तीन जगह ठीक है, इसका मतलब ये 23 ही हो, 23 মানে ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা তো 23-24 হিসাব করছি, তো 23-24 আমাদের বেসিক্যালি ওভারঅল সিচুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে কি 2023 এপ্রিল থেকে 24 মার্চ পর্যন্ত আমার যা হয়েছে তাতে আমার 60,000 টাকা পার অ্যানাম আমার স্যালারি আছে, বাকি যা দিয়েছে দিয়েছে। এবারে আমি এখানে একটা এপ্রিলে একটা আমি স্যালারি রিসিভ করেছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্স স্যালারি রিসিভ করে নিয়েছি, ঠিক আছে, যেটা আমার পরে পাওয়ার কথা ওটা আমি আগে নিয়ে নিয়েছি, তো আগে নিয়ে নিয়েছি যেটা সেটা আমি পরের বারে অ্যাডজাস্ট করবো। তো এখন আমার ওটা জাস্ট একটা অ্যাডভান্স স্যালারি হিসেবে আমার স্যালারি শিটে দেখাবো, আর আমাকে এটা কিছু করা উচিত এইটুকু, মানে সেই জন্য আমি এখানে স্যালারি শিটের মধ্যে বেসিক 60,000 টাকাই দেখিয়েছি 23-24, কিন্তু অ্যাডভান্স স্যালারি 5,000 টাকা 23-24 रिसीव করে রেখেছি সেটা দেখাবো। মানে बेसिकली ये जो सैलरी शीट है ये प्रीवियस ईयर 23-24 का ही है, जिसमें 60,000 मेरा बेसिक है, 5,000 मेरा एडवांस है और HR है मेरा 3,000, ये मेरा ग्रॉस सैलरी है इस साल। समझ में आ गया ना सर? না না 60,000 থেকে নিয়ে রাখেনি, ওটা আলাদাভাবেই তো বলেছে ওই জন্য 60,000 से नहीं लिया है, ठीक है, वो एडवांस सैलरी के नाम पे लिया है, इसीलिए ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मेरा डेट देने का सिस्टम गड़बड़ तो नहीं हो गया, वही मैं सोच रहा था, वो सोचना पड़ेगा। नहीं ठीक है, नहीं कुछ नहीं घटेगा, जैसा आप लोगों का आंसर जैसा है वैसे ही है, बस यहाँ पर ये एडवांस सैलरी सैलरी शीट में 5,000 दिखा और कुछ नहीं कर। सैलरी शीट बनाओ एक, ठीक है, जहां पर बेसिक 60,000 शो करो, एडवांस सैलरी 5,000 शो करो, HR 3,000 शो, इतना करो। मैंने मैं आपको इसका यूज कहाँ होता है, जब हम लोग ये बेसिकली इस तरह का है ना, तो यहाँ पर आपका हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे नॉर्मली 3,000 आएगा, और अगर आपने एडवांस सैलरी भी लिया है ना तो वो एडवांस सैलरी भी दिखाएगा, बस इतना। मेरा बेसिक सैलरी में 65,000 इनकम करता हूँ, 60,000 कैलकुलेट कैलकुलेट कर तो 60,000 इनकम करके आप 65,000 ऊपर, वो 60,000 के ऊपर ही करता है, तो एडवांस मिलने का ना मिलने का इसमें उसका इम्पैक्ट उसमें नहीं आता है, एडवांस मिलने का इम्पैक्ट सिर्फ सैलरी शीट पे आता है। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, ये सबको समझ में आया है? थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था डेट को लेके, बट समझ में आया कि नहीं? हाँ क्या हो गया? है सर, ऑनलाइन वाले से क्वेश्चन सेट मेरा रेडी था, क्वेश्चन सेट ना मिल नहीं रहा है मुझे, इसलिए पुराना खुद ही निकालना पड़ा मुझको। ये एक और एक अच्छा क्वेश्चन, इसको करें। एक्स who resides in कानपुर, कानपुर था कि कानपुर, कानपुर को था, कौन स्टेट है कानपुर? यूपी। हाँ ऑनलाइन में मेरे को जवाब मिल गया, आप लोग बताओ। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यस राजधानी उसका लखनऊ है, पर बड़ा शहर उसका कानपुर है। सेंट्रल रेल, हाँ कानपुर बहुत फेमस है, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कानपुर है, जंक्शन है, चमड़ा का कारोबार बहुत होता है,
कानपुर में बहुत कुछ होता है, चमड़ा का कारोबार होता है, रेल लाइन बहुत बड़ा जंक्शन है, फिर वहां पर ना बहुत सारा यूटेंसिल इंडस्ट्री बहुत है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत है कानपुर में। और ऐसा कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं जो आपको कानपुर में नहीं मिलेगा। कानपुर, मुरादाबाद पूरा कनेक्टेड एरिया में एकदम, बहुत बड़ा जगह है। अब वो अलग बात है कि क्वालिटी ऑफ सिटी लाइफ थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, बट एक जमाने में क्या था, उसको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, बट देखो कितना कर पाते हैं। सही बोला, मैं दर्श भी बोला उत्तर प्रदेश। जानना चाहिए ना हम लोगों को, इतना भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तो आपको फिर भी पता है, लेकिन कौन सा स्टेट कहाँ है, उसका बड़ा शहर क्या है, इतना नॉलेज रखो सर। ठीक है, इतना नॉलेज। एक सौ रिसाइड्स इन कानपुर, receives 78,000 as basic pay. हाँ, 78,000 as basic pay during previous year 23-24. He stays in his father house up to August 31, 2013, 23, for which he does not pay any rent, and thereafter, पापा के घर में कौन रेंट दे? Thereafter, in an accommodation taken on monthly rent of 3,000. The employer however pays 700 per month. The employer however pays 700 per month as HRA. एम्प्लॉयर कितना HRA दे रहा है? 700 टका पर मंथ। ठीक है, throughout the previous year, throughout the previous year, as the sum of HRA ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ो, ये as the sum को छोड़ो, throughout the previous year तक लिख लिया ना। इसमें कॉमा देके लिखना, ही क्लेम that entire HRA is exempt from tax. Entire HRA is exempt from tax. Under section 10, subsection 13. Easy, legally correct. Easy, legally correct.
क्या वो पूरा का पूरा HRA को कर सकता है? आंसर करके बताओ कितना एग्जाम कर पाएगा। X who resides in Kanpur receives 78,000 as basic pay during PY 23-24. He stays in his father's house up to August 31, 23, for which he does not pay any rent, and thereafter in an accommodation taken on monthly rent of 3,000. The employer, however, pays 700 per month as HRA throughout the previous year. He claimed that entire HRA is exempt from tax under section 1039. Is it legally correct? Yes, simple question. दर्श बताओ सर, दर्श का जवाब नहीं है। तेज, समन्विता, शालिनी, अभिजीत, प्रिया, बोलो सर। आप सिंपल तरीका अपनाओ। 78,000 ना। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt. Least of the following is exempt. HRA रिसीव कितना किया है? 700 पर मंथ है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? तो लेकर भी हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होना चाहिए? रेंट पेड कितना किया उसने? मंथली में बोलो 3,000, 3,000, और उसका सैलरी कितना था? 78,000 था। तो 78,000 डिवाइडेड बाई 12 करके बताओ तो मुझे। 6,500 ना। तो एक काम करते हैं, 3,000 पर मंथ है, तो 6,500 का 10% कितना हो जाएगा? होता है देखो तो, थोड़ा देखो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 3,000 में से 6,500 का 10% मैंने 650। तो 3,000 में से अगर मैं 650 को माइनस कर दूं तो बचता है 2,350। ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट क्या था? 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ 6,500, यानी ये पर मंथ निकाल नहीं रहे बाबा इधर, है ना। तो 40% ऑफ 6,500 करके कितना आया? 2,600। तो उसका 3 पॉइंट था। HRA रिसिप्ट है 700 का, ये है 2,350 का, ये है 2,600 का। तो सबसे कम क्या हुआ? 7। ठीक है, तो उसका एग्जाम्प्ट क्या हो जाएगा? तो HRA रिसीव्ड है उसका, HRA रिसीव्ड कितना किया? 700 टका करके 12 महीना, 8,400। और एग्जाम्प्टेड कितना हुआ? एग्जाम्प्टेड 26, 700, 700 एग्जाम्प्टेड है ना। तो 700 इंटू अप्रैल से लेके अगस्त तक बंदा बाप के घर में रहा है। तो अप्रैल से लेके अगस्त अगर पापा के घर पे है, तो फिर सितंबर से लेके मार्च तक वो भाड़ा में रहा है। तो एम्प्लॉय आपको भाड़ा रहने के लिए इजाजत देता है ना। मानो किसी शहर में आपका पापा का घर है, जैसे मानो तुम कोलकाता से हो और तुम कोलकाता में ही कंपनी को बोलते हो कि मेरे को HRA चाहिए, तो कंपनी तुमको थोड़ी ना HRA देगा। बात समझा करो। कोई बोलेगा मेरा माँ बाप से मेरा पटता नहीं है, मैं अलग रहता हूँ, ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर वो जान लेगा भाई तुम्हारा रेसिडेंशियल एरिया कोलकाता का है, तो तुमको एक पैसा HRA नहीं देगा। जैसे मानो आप लोगों में से जिसका जिसका घर कोलकाता में है और आपको कोलकाता का ही कंपनी में जॉब मिला है, ठीक है, तो आपको HRA नहीं मिलना चाहिए। गोपाल का घर कोलकाता में नहीं है, ठीक है,
तो गोपाल को एचआरए मिलना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी का इस तरह का सिस्टम है तो गोपाल यहाँ पर अप्लाई कर सकता है एचआरए के लिए, या गोपाल के लिए अप्रूवल होगा, नील के लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा, उसके लिए भी नहीं होगा। तुम लोगों का रजिस्टर्ड वोटर कार्ड में तो पता है ना तुम कहाँ का हो। समझ में आ रहा है सर? तो अगर तुम पापा के घर में रहे हो तो उतना दिन का तो नहीं होगा भाई। तो 700 इंटू 7 कितना है? 4900, ये होगा एग्जाम। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों मैं मंथली में किया? अगर तुम टोटल में करते ना, ये ढूंढ नहीं पाते प्रॉपर, तो मुश्किल होता। नहीं पाते ऐसा नहीं है, बट कंफ्यूजन रह जाता। करो सर करो, जिसको समझ में नहीं आया बोलो। मंथली, अगर मंथली रहेगा ना तो पहले मंथ में कर लो। क्या है ना, अंदर में क्या झोल रहेगा समझ में नहीं आएगा, है ना। लोचा समझने के लिए मंथली में करो, बाद में 12 महीने में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर दे। मंथली रहेगा तो, और अगर देखोगे कि कोई लोचा नहीं है, लोचा नहीं है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। अगर लोचा है तो इसीलिए है, ठीक है। नहीं, कभी कभी किस्मत अच्छा रहता है, हो सकता है एचआरए में लोचा नहीं दिया, किसी और में दे दिया, एचआरए डायरेक्टली दे दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लोचा वाला ही मिलेगा। हो सकता है कि तुमको प्रॉब्लम किसी और जगह में दिया है, तुम उस पर फोकस, तुमको लगा कि एचआरए में लोचा होगा, पर पता चला एचआरए सिंपल दिया, बाकी किसी चीज में लोचा दिया, वो तुमने पकड़ नहीं पाया। क्या चीज? ये अंडर टेन सैलरीज हाँ, आएगा तो आएगा, आएगा तो एक बार सैलरी में आएगा, मिनिमम 6 कम ज्यादा भी आएगा, वो तो नॉर्मल बात है। ऊपर से छोटा छोटा क्वेश्चन भी आजकल एमसीक्यू पैटर्न में पूछने का बात है, तो वहां पर आपको 1-2 मार्क्स अलग से और पूछ सकता है। यस समझिए बात। ए हुआ? ठीक है, तो 3500 हो गया आपका टैक्सेबल, और 4900 हो गया आपका। ठीक है, झमेला समझ में आया ना? ट्रिकी नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन करो। A is ये 50K मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में मत लिखना, ये K लिखना अलाउड नहीं है। एल फिर भी चलता है, K अलाउड नहीं। लाख को एल लिख सकते हो, बट ये 1000 को K लिखने का सिस्टम नहीं है। पता नहीं एग्जामिनर बोला ये क्या K है। नहीं, तुम वैसा कर सकते हो, उसमें क्या करना चाहिए होता है कि तुम ऊपर में रुपीज इन करोड़ लिख के, ठीक है, रुपीज इन करोड़ लिख के, फिर तुम उसमें ऐसा 1 करोड़ बोल के लिख सकते हो। नहीं, नहीं, मैं आपको ये वाला क्यों बोला, क्योंकि एल लिखने का प्रैक्टिस है, ठीक है, LSC लिखने का प्रैक्टिस है, LAKH लिखने का भी प्रैक्टिस है, बट ये K लिखने का प्रैक्टिस नहीं है। K फॉर 1000 किलोग्राम, किलोग्राम माने 1000 होता है ना, ठीक है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो लोग 1000 को उस किलोग्राम के साथ मैच करके ये K को यूज करता है। मैं पता नहीं कहाँ से कौन सा बात कहाँ जोड़ता है ये लोग, ठीक है। ये बाहर के देश में यूज होता है, ये मेरे को भी पहले पता नहीं था। ये बेसिकली यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हाउ मेनी वर्क्स? 50K बॉस, 50K। मैं समझ क्या के कर रहे हैं। अच्छा, 50K पर मंथ एंड DA 10K पर मंथ। ब्रैकेट में लिख दो 40% ऑफ विच RB, मैंने DA का, हाँ,
10K पर मंथ, उसका 40% आरबी है ना. He is also entitled to HRA of 20K per month. He actually pay actually pay 20,000 per month as rent for a house in Delhi. कैसा दिल्ली है यार, दिल्ली नहीं है. एक मूवी में डायलॉग, कैसा दिल्ली है यार, दिल्ली नहीं है. बड़ा कॉमेडी मूवी था वो, क्या नाम है उनका, बोल रहा हूँ. बड़ा फेमस एक्टर है. हाँ, एक किसी एक मूवी में उसका ही डायलॉग था. वो एक था कि एक गाना था, भाग डी के बोस डी के बोस डी के बोस डी के भाग डी के बोस डी के भाग, नहीं सुने? हाँ, नहीं सुना. उसमें एक था, ये तो टट्टी है वे. वो एक, वो मूवी बड़ा गजब गजब, उसका नाम बोल रहा हूँ मैं. एक मूवी था, कोई एक मूवी था, उसमें मतलब छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा दिया. हाँ, हाँ, मैं जो गाना गाया वो आमिर खान का मतलब नेफ्यू है, भागना या कोई है, उसी मूवी का वो था. उसका नाम, बड़ा फेमस एक्टर है, कॉमेडी करता है, अच्छा लगता है उसका. छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा. अरे बहुत फेमस है सर, कॉमेडियन है. हाँ हाँ, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और उसी मूवी में एक वो टट्टी निकाल के उसे टट्टी दिखाया, बोले ये तो टट्टी है वे. गजब करता है. अच्छा, फॉर ए हाउस इन दिल्ली, हाँ, कंप्यूट द टैक्सेबल ईचर. उनका नाम है विजय राज. विजय राज एकदम पतला सा है, ठीक है. गला का आवाज बड़ा सुंदर है, वॉइस क्वालिटी मस्त बहुत है सुंदर. सर, बहुत बहुत मजा आता है. वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है, और वो मूवी में रहने से मूवी में कुछ तो होगा. मैंने, एक्टिंग है उसका. सूरत पे मैं, देखने वाला लोगों को देख के मैं मूवी नहीं देखने जाता. मैं एक्टर और डायरेक्टर देख के मूवी देखूंगा कि कौन डायरेक्टरी है और एक्टिंग कौन कर रहा है. क्योंकि मूवी तो स्टोरी सुनने के लिए जाते हैं ना, तो कौन ऐसे करके हाथ फैला के, उसको देखने के लिए थोड़ी जाना. हाँ, 65 साल 60 साल का बुढ़ा बन गया, अभी भी रोमांस की. और सलमान खान का तो कुछ नहीं है, हमेशा वही दबंग स्टाइल, और कुछ उसका है नहीं, कोई दूसरा स्टाइल दिखा दे. वही एक ही डांस, जीन्स के पॉकेट में हाथ लगा के, हाँ, ऐसा ऐसा. हाँ, और शाहरुख खान का वही हाथ फैला. फिर भी आमिर खान का एक चीज मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, पर्सनैलिटी है, एक्टिंग करना आता है. उसी को मैं एक्टर मानता हूँ इन तीनों में से. हाँ, बाकी तो सुपरस्टार हो सकता है, उसमें मैं इग्नोर नहीं करता. स्टार जहाँ खड़ा हो जाता है, चारों लोग देखने आते हैं, सुनते हैं, दैट्स मैं मानता हूँ. लेकिन एक्टर का बात करें तो आमिर खान को ही एक्टर लगता है. बाकी चूजी भी, और वो जो भाई करता है वो समझ में भी आता है कि कुछ बोलना चाह रहा है. करो, मेरे कहानी तो चलता रहेगा. मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही बकता रहता हूँ. नहीं, आप बोल रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहा है. हाँ, हाँ, तो अरे करो करो. मैं बोला नहीं, मैं बोला नहीं. वाह, आज ऑनलाइन से मेरे को एक भी जवाब नहीं मिलता. दर्श साहब, आंसर दो. देंगे सर, आज मूड नहीं. आज मूड नहीं.
बचपन में एक कहानी सुना था, मामा, मेरा एक बड़ा मामा था, सुनाया था, अभी नहीं है मामा। तो बोलता है लड़की का लड़की के लिए लड़का देखने गया, ठीक है, वो घर में होता है ना, छेले देखने जा, तो लड़की के लिए लड़का देखने गया है। तो लड़की वाला घर लोग पूछते हैं ना, भाई लड़का कमाता कितना है, तो पूछा है कि लड़का कमाता कितना। तो बोलता है कि अगर मन हुआ तो 10,000, नहीं तो 5,000। बोले क्या? बोले डेली। डेली मन हुआ तो 10,000, अगर मूड अच्छा रहा उसका तो 10,000, नहीं तो 5,000 डेली। मेरा बात ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। लड़की वाला पूछा है कि लड़का कमाता कितना है, तो लड़का वाला बोल रहा है कि अगर मूड है तो 10,000, मूड नहीं है तो 5,000। ठीक है, शादी तो हो गया। फिर बाद में लड़की वाला तो जब आया तो देखा भी कि तो गरीब है। तो क्या करता है ना, बीड़ी बांधता है। बीड़ी होता है ना जो फूकने वाला बीड़ी होता है, नशा का। हाँ, टेंडू लिप्स, हाँ, वो बीड़ी बांधता है। तो फिर लड़की वाला बोल रहा है कि तब तो बोले थे 10,000 मन लगाने से, और नहीं तो 5,000। भले बीड़ी बांधने का बात कहा था, पैसा का बात नहीं कहा था कि मन हुआ तो 10,000 बीड़ी बांधते हैं मूड रहने से, नहीं तो 5,000 बीड़ी बांधते हैं एवरेज पे। पूरा बात सुनता नहीं है। स्कैम हो गया। स्कैम हो गया। दर्ज बोल रहे तो स्कैम हो गया। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। HR received 20,000. Rent paid minus 10% of salary. कितना होगा रे? रेंट पेड तो 20,000 कर रहा है, और सैलरी क्या बोला था सैलरी के बारे में? 50,000 पर मंथ बोला है। तो अगर 50,000 पर मंथ है तो साल भर का हो जाता है 6 लाख। तो फिर यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी 54। ओ अच्छा, अच्छा तो बेसिक प्लस डीए लेना पड़ेगा। ओ अच्छा, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट सैलरी का मतलब। अब बेसिक है मेरा 50 का, डीए है मेरा 40%। तो डी फॉर्मूला में आती है ये डीए में आरबी नहीं होना चाहिए, यही मैं बोला था। बेसिक 10,000 डीए है ना, 10,000 का 40% 4,000 होता है, तब जाके 54 होना चाहिए। इसका मतलब आरबी पार्ट लेना, आंसर तो बोल रहे लेना है, बट मैंने बोला लेना नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। चलो एक्चुअल में क्या है, रूल एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अब भी मिल जाएगा कि सर गलत है कि रूल गलत है। रुको रुको, नहीं कभी कभी बोलते बोलते इधर उधर हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ गलत मतलब मैं भी कुछ देर पहले मेरे को भी ऐसा ही मैं बोला था आप लोगों को। रुक जाओ, बेसिस ऑफ चार्ज फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं इधर नहीं है, सैलरी का एक मतलब लिख के देता है। सैलरी इन केस ऑफ 3 तरह का चीज होता है, लीव ट्रैवल, कंट्रीब्यूशंस, एक सेकेंड, रेंट फ्री, gratuity, interest free, exceptions, मीनिंग ऑफ सैलरी। यस मिल गया, ये देखो।
HRA, basic salary and DA analysis is provided in terms of employment and commission calculated as a fixed percentage of turnover. तो फिर बेसिकली बेसिक प्लस DA, बेसिक प्लस DA देखो एक सेकंड बोलता हूँ। ग्रेचुइटी इन केस ऑफ, अच्छा मैंने आप लोगों को ग्रेचुइटी में जब मैंने आप लोगों को ये करवाया था, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड ऑन बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मैंने जो कवर्ड नहीं है उसमें क्या लिखाया था, आरबी लिखाया था। अच्छा, लीव एनकैशमेंट में भी आरबी लिखाया था, लीव सैलरी मैंने लीव एनकैशमेंट। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, इसका मतलब डीए का आरबी पार्टी होगा। मैंने यहाँ पर पूरा बात ये लोग बोला नहीं है, कि बेसिक सैलरी प्लस एंड डियरनेस अलाउंस ई प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो वर्ड है ना, इसी का मतलब है कि इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट को ही लेना पड़ता है। ये जो प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड लिखा रहता है नॉर्मल, ये प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि रिटायरमेंट बेनिफिट को ही यहाँ पर काउंट करना चाहिए। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर, मैं भी कभी कभी ना बोलते बोलते इधर उधर बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कंफर्म कर दिया आपको, ठीक है। बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, डीए का यहाँ पर आरबी पार्ट लेंगे क्योंकि, बोलो बोलो, अगर यहाँ पर बोलते हैं ना इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब है कि वो ग्रेचुइटी है, पेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। तो इसमें ये देखो कहाँ कहाँ लगता है बोल दिया। ये देखो नॉर्मल ग्रेचुइटी जो है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, जो कवर्ड है उसमें सिर्फ बेसिक एंड डीए लिया जाता है, उसमें बेसिक प्लस डीए का आरबी पार्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ बेसिक प्लस डीए लिया जाएगा, यही लिखा था ना। हाँ, उसमें कॉट नहीं आता, सिर्फ बेसिक प्लस डीए आता है। और देखो जहां पर बात है कि ग्रेचुइटी का नॉट कवर्ड पार्ट, लीव एनकैशमेंट, HRA, RPF, VRS, ठीक है, ये सारे केस में सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए का आरबी पार्ट प्लस कॉट, कमीशन ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज टर्नओवर, ठीक है। हाँ ठीक है, बस याद रखने के लिए ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग केस में सैलरी अलग अलग बार कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट को ना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को भी बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो स्टूडेंट को भी हो ही जाता होगा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और इधर देखो और एक बात बोल देता हूँ लगे हाथ, कि अगर RFA कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशंस एंड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर एट ए कंसेशनल रेट, तो ऐसे केसेस में ऑल पे, अलाउंसेस, बोनस, कमीशंस और एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है, वो सारा चीज सैलरी के अंदर आता है, बट एक्सक्लूड करना है डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट, माने डीए का आरबी पार्ट नहीं आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय नहीं आएगा। अलाउंस व्हिच आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स नहीं आएगा। एनी पेमेंट एक्सपेंडिचर अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 17 टू पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम स्पेसिफिक देयरिंग नहीं आएगा। Lump sum payment received at the time of termination of service or superannuation or voluntary retirement like gratuity, leave encashment, voluntary retirement benefit, competition of pension and similar payment नहीं आएगा। तो बेसिकली तो फिर आएगा क्या? ऑल पे, ठीक है, ऑल पे, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, मॉनेटरी पेमेंट आएगा, बट ये बाकी ये जो भी पॉइंट यहाँ पर बोला है इसको छोड़ दे। नहीं और भी बहुत कुछ है, इसलिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा अलग है। मैंने नॉर्मली लोग आम आदमी समझते हैं कि जो पर मंथ मिल रहा है वही मेरा सैलरी है, वैसा नॉर्मल सोच से ये नहीं होता है, ठीक है। वहां पर तुमको जो डीए दिया जा रहा है, डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट भी है, कमीशन है, कमीशन का परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है, कुछ अलाउंसेस है, कुछ मॉनेटरी पेमेंट बेनिफिट्स है, कभी परक्विजिट्स दिया जा रहा है, तो कब लेंगे कब नहीं लेंगे इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट किया है। अब क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन ही ना बोलेंगे, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बट ये कंफ्यूजन को हम लोग को सॉल्व करते हुए चलना है। अब आरएफए के बारे में ना मैं आप लोगों को जब आरएफए का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जैसे HRA के बाद आरएफए का क्वेश्चन कर, तो तब आपको मैं आरएफए का ये प्रॉब्लम दिखा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस केस में क्या करना है। तो फिलहाल क्या मतलब निकला कि HRA के अंदर आपको
बेसिक प्लस डीए, डीए का आरबी पार्ट प्लस कॉट आपको मेंटेन करना। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, अब सर ने बोला नहीं बोला फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजंस बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सॉल्यूशन करना है ना, मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया। तो बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक 50,000 था, डीए था 10,000, तो 10,000 नहीं लेंगे, उसका आरबी लेंगे, तो 10,000 का 40% माने 4,000। कॉट तो इसमें था नहीं, तो 54,000। तो सैलरी हो जाएगा 54,000। तो आपका आंसर ऐसा होगा, एचआरए रिसिप्ट, एचआरए रिसिप्ट इक्वल्स टू 20K। बी में आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये आपका हो जाएगा, रेंट पेड है 20,000 और 10% ऑफ सैलरी मैंने 54 का 10%, है ना, 54 का 10%, 10% ऑफ 54,000, 10% ऑफ 54K मैंने 5,400। तो 20,000 में से 5,400 निकालो, कितना होता है 14,600। सेकेंड पॉइंट निकल गया, थर्ड पॉइंट बाकी है। फिफ्टी परसेंट क्यों लेंगे, दिल्ली में है, तो हाउस इन दिल्ली, ठीक है। 50% ऑफ बेसिक ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी माने 50% ऑफ 54,000 माने बन जाता है आपका 5,400, है ना। 2,700, ठीक है। तो इधर हो गया, कितना हुआ इधर, 20,000 हुआ, 14,600 हुआ और 27,000 हुआ। सबसे कम कौन सा है, ये वाला, ये हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड इक्वल्स टू 40,600 इंटू, तो कितना हो जाएगा सर, 1,75,200। और टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा जितना आपने रिसीव किया, माने 20,000 इंटू 12 माइनस 1,75,200, है ना। तो हो जाता है आपका 64,800, सही ना। ठीक है, ये टैक्सेबल HRA, ये आपका सैलरी शीट में दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, आपको HRA में माथा खराब कर दूंगा। और एक क्वेश्चन दो, HRA से क्वेश्चन पूछता है सर, इसीलिए करा रहा हूं। जितना डिफिकल्ट हो सकता है करा दे रहा हूँ, इजी आएगा तो किस्मत अच्छा है, टफ आएगा तो किस्मत और अच्छा है। हाँ, अगर आप टफ देखो, समझ नहीं पा रहे हो आप बात को, टफ आएगा तो किस्मत क्यों अच्छा है, कि अगर आपको टफ आता है और आप कर पाते हो तो बाकी लोग नहीं कर पाएगा। तो अगर बाकी लोग नहीं कर पाएगा तो पास करेगा, तो परसेंटेज का जो चांसेस है, तो आप लोग निकलोगे, बाकी लोग नहीं निकलेगा। सर इसका मतलब आप चाहते क्या हो, कि बाकी लोग ना निकले। हाँ, मैं ही चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं ना कि लव एंड वार में सब जायज है, समझ रहे सर। क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन किताब में भी नहीं मिलता, अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ। मिस्टर एक्स, एन एम्प्लॉय ऑफ P Limited,
gives following info for previous year. बोलो सर, कोई कुछ कह रहे हो? किसी का अनम्यूट हुआ था, बोलो। 23-24 बेसिक 10,000 per month till August 23. Basic 10,000 per month till August 2023 and thereafter 12,000 per month. TA 40% of basic pay, 50% for RB. Commission rupees 200 per month. HRA receipt INR 1300 per month, 1300. Rent paid 2,000 per month. Tribal area alliances 300 per month. Exempted था क्या একটা? TAA ट्राइबल एरिया अलायंसेस। चलो आप लोग फीचर कैलकुलेट करो, टीए का मैं बता देता हूँ क्या होगा। कैलकुलेट फीचर है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड जो भी है। कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड फीचर। चालू हो जाओ सर, जल्दी बताओ मेरे को क्या आंसर होता है। कर रहे हैं सब कोई? ये सब मेरे लिए इंतजार में है।
इंतजार हो गई। 25, वाह, वेरी गुड। इंतजार, बेसिक डीए। व्हाट है क्या क्वेश्चन में? डीए है ना, अरबी पार्ट में वो तो कंफ्यूजन रख भी ना। ठीक है, तो आंसर बता। टैक्सेबल 6080। तू सब जानी ना, आंसर दो, आंसर दो। আমি জানি না, আমাকে আনসার দাও, অত কিছু বুঝতে পারছি না। ये आंसर सही है, 7680 सही आंसर है। और किसी का आया? 7680 जो आंसर जिसका भी आया है सही आया है। चलो मैं आप लोग को एक तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है? जिसका आंसर सही आया है वो भी देखें, जिसका आंसर गलत आया है वो भी देखें, और जो तरीका मैं अपना रहा हूँ उस तरीका को देखें, ताकि आपको डिफिकल्ट अलग अलग सिचुएशंस एक क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए ना, तो आप ज्यादा कैलकुलेट करने के टाइम पे कंफ्यूज ना हो। देखो एक बहुत सुंदर तरीका है, भले ही थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन तरीका बड़ा अचूक है। देखो हम लोग को पता है कि 3 में से एक लिस्ट होते हैं एग्जामिशन के लिए। अच्छा ये बंदा कहाँ का है? गुड। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो 40 लोगे कि 50 लोगे? 40। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, देन यू मस्ट टेक 40%। ठीक है, मतलब जबरदस्ती किसी को दिल्ली बॉम्बे में घुसा देना नहीं है, ठीक है? तो 40% ऑफ सैलरी। इसमें आप एक काम करो, क्योंकि आपका सैलरी और डीए चेंज हुआ है ना, तो अप्रैल से अगस्त में आपका बेसिक और डीए अगर देखा जाए तो आपका 10,000 और 2,000 होगा। देखो अप्रैल में आपका सैलरी आपका स्टार्ट हुआ था 10,000 में, और डीए आपका था 40%। तो 10,000 का 40 कितना होता है? 4, और 4,000 का 50 कितना होता है? 2। तो बेसिकली सैलरी इन केस ऑफ अप्रैल टू अगस्त हो गया 10,000, 12,000, और सितंबर टू मार्च में हो जाएगा 12,000 और 2,400, माने 14,400। ठीक है, अब आप एक सिंपल तरीका अपनाओ, अप्रैल से अगस्त को आप अलग कर दो और सितंबर से मार्च को आप अलग कर दो। क्यों अलग करना है? क्योंकि आपका सैलरी में जो इंक्रीमेंट हुआ है, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रही रहेगा। तो आपको एचआरए कितना मिला है? 1,300। यहाँ पर भी आपको कितना मिला है? 1,300। रेंट पेड आप कितना कर रहे हो अप्रैल टू अगस्त में? 2,000 करके, है ना? और इधर आपका क्या होगा? 10% ऑफ 12,000, 10% ऑफ 12,000 ना, तो 10% ऑफ 12,000 माने 1,200। तो 2,000 माइनस 1,200 माने 800। और इधर कितना हो जाएगा? 2,000 माइनस 10% ऑफ 14,400। तो 14,400 का 10% कितना होता है? 1,440। तो 2,000 से 1,440 माइनस करने से कितना हो जाएगा? 560, है ना? तो 40% ऑफ 12,000 आपका हो जाता है, 40% ऑफ 12,000 4,800। और इधर आपका 40% ऑफ 14,400
5760, ठीक है। अब एक चीज करो, अप्रैल टू अगस्त में लोएस्ट पॉइंट क्या है? बी। और सितंबर टू मार्च में लोएस्ट पॉइंट क्या है? बी, 560 है ना। तो दो एग्जेम्पशन पॉइंट निकाल लिया आपने, तो 800 और 560 कितना हो गया? 1360, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जेम्पशन अमाउंट। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है एनुअल बेसिस में। तो आपने HRA रिसीव कितना किया? 1300 इंटू 12 महीने का कितना कमाया? और आपका एग्जेम्पशन कितना है? देखो इसमें हिसाब सिंपल ऐसा करो, 800 टका करके 5 महीना, माने अप्रैल टू अगस्त, है ना। और बाकी सितंबर टू मार्च। तो 800 इंटू कितना? अप्रैल टू अगस्त में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना, प्लस 560 इंटू 7 महीने कितना होता है बोलो ना? 7920। तो एक्चुअली आपका टोटल एग्जामेशन हो गया, आपका एग्जामेशन हो गया 7920। दिस इज योर एक्चुअल एग्जामेशन अमाउंट। तो आपका टैक्सेबल कितना हो जाता है? दिस इज योर टैक्सेबल HR। देखो ये जो तरीका आपने अपना है ना, इसमें अगर क्वेश्चन में और भी कुछ बाइफर्केशन देगा ना, सिमिलर तरीके से आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी। बस आपको देखना है कि कब कब चेंज हुआ है, उस चेंज को आइडेंटिफाई करना। जो लोग ये तरीका नहीं अपनाओगे, मानो कि वो डायरेक्ट करने का कोशिश करेगा, तो उसको ना थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा कि क्या पता कहाँ कुछ गड़बड़ रहेगा। लेकिन इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पार्ट बाय पार्ट चेक कर लिया। बात समझ में आया ना गोपाल? कि आप पहले से ही बाइफरकेट कर लिए, जहां जो भी चेंजेस है, यू नो दैट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई 5 महीने का है कि 7 महीने का, कितना महीने का, आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको सारा डाउट आप पहले क्लियर कर। प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट है, और खुद का भी अंडरस्टैंडिंग और श्योरिटी भी परफेक्ट है ना। विथ ऑल रेस्पेक्ट टू योर राइट आंसर, जिसने भी सही किया है मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये तरीका अपनाओ ताकि डिफिकल्टीज लेवल में आपको एग्जैक्टली वही ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पर मैंने आपको TA का दिया था ना, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। तो बेसिकली इसको सैलरी शीट में डेवलप करना है, माने फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में क्या दिखेगा? आपका बेसिक दिख जाएगा 10,000 टका करके 5 महीने का, प्लस 12,000 करके 7 महीने, है ना। तो टोटल कितना बच जाएगा बोलो मुझे एक बार? DA का, कमीशन का, HRA का टैक्सेबल पार्ट, और TAA। तो बेसिक कितना हो जाता है? 1,34,000। DA कितना हो जाएगा? RB नहीं सर, डायरेक्ट DA बोलो। DA कितना था क्वेश्चन में? बेसिक का, बेसिक का 40%। कितना हुआ? हाँ हाँ हाँ, 1,34,000 का 40%, 53,600। DA माने बेसिक का 40%, 1,34,000 का 40%, तो 53,600 आएगा। कमीशन मंथली दिया था ना क्वेश्चन में, कितना करके बोला था? 200 टका करके 12 महीना, 2400 टैक्सेबल होता है ना। HRA आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना टैक्सेबल HRA? 7,680। ट्राइबल एरिया अलाउंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज लेना पड़ेगा। सर कुछ अलाउंस के बारे में आपको मैं थोड़ा रेड कराता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले ट्राइबल बोल देता हूँ और क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, फिर मैं आपको अलाउंस के बारे में थोड़ा ज्ञान बांट के छोड़ देता हूँ, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलायंस के बारे में कहता है कि अगर आपको कोई ट्राइबल एरिया अलायंस में एरिया में जॉब मिलता है, तो एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, देता है, ठीक है। तो कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड होगा। जैसे यहाँ पर एक्सटेंड टू व्हिच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट, माने कितना तक आपको एग्जेम्प्ट करेगा।
इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अगर स्पेशल कॉम्पेंसेटरी, इसमें ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, एजेंसी एरियाज सभी एक ही बात है। मैंने अगर क्वेश्चन में ट्राइबल एरिया की जगह शेड्यूल एरिया लिख दिया तो भी मतलब वही होगा। शेड्यूल माने देख, ट्राइबल भी तो एक शेड्यूल ही है ना, ST SC, इसमें शेड्यूल कास्ट और नॉर्मल जनरल कास्ट तो एक ही साथ रहते हैं, ट्राइबल भी एक साथ रहते हैं, बट ट्राइबल का फिर भी एक अलग बेल्ट है जहाँ ट्राइबल लोग रहता है ना, ओरिजिनली उनका जो इंडिजिनस एरिया है, उस एरिया में हम लोग जैसे लोग जाके रहना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ट्राइबल का जो इंडिजिनस बिल्ड होता है वहां पर नॉर्मल हम लोग जैसे लोग, जो लोग थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, वो वहां पर जाके रह नहीं पाएगा प्रॉपरली, अगर रहना है तो उनको बहुत तकलीफ भी होता है। ठीक है, तो उस तरह का कोई भी एरिया को शेड्यूल एरियाज भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने ट्राइबल एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल एरियाज बोला जाता है। तो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया पहाड़ी एरिया में होता है, जंगल एरिया में होता है बेसिकली। ठीक है, एजेंसी एरिया भी कहा जाए, एजेंसी माने जैसे मानो आपको किसी पहाड़ के किसी एजेंसी में भेज दिया, मिलिट्री एजेंसी का वहां पर, ये सब तो नॉर्मल नहीं है, उसका एक अलग है, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरियाज है, तो 200 टका पर मंथ तक आपको छूट है। तो 200 करके पर मंथ माने 12 2 2400 आपका एनुअली एग्जेम्प्टेड है, उससे जितना ज्यादा मिलेगा टैक्स। तो हिसाब क्या हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन में कितना बोला था, 200 बोला था, 300 बोला था, तो 300 माइनस 200 इंटू 12 मैंने 1200 होगा टैक्स। टोटल करो और ग्रॉस। 1,98,880। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब एक इंटरेस्टिंग खेल क्या है कि आप मानो यही चारे कर लिए, सब कैलकुलेट कर लिए, लेकिन आपको ना अलायंस का, जैसे मानो ये ट्राइबल एरिया अलायंस आपको पता ही नहीं है क्या होता है, तो आपका जवाब पूरा बेकार हो जाएगा। एक छोटा सा भूल पूरा भूल कर, इसलिए सेव मार्किंग ऐसा नहीं कि देता नहीं है, पर वो फुल्ली डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर बैच में इंस्टीट्यूट क्या सोचा है, कितना परसेंटेज पास होगा, क्या मार्केट डिमांड है, कॉपी कितना जोर का चेक होगा, कितना धीरे का चेक होगा, डोंट नो। अब इसके लिए आपको अलाउंस में कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, अलाउंस प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 में बोला गया है। ठीक है, एनी स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ सोशल कॉम्पेंसेटरी हिली एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकॉग्निजेनियल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बाउंड एरिया। ठीक है, मैंने बेसिकली हिमालयन बेल्ट। ठीक है, ₹800 से लेके 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेशल लोकेशन, स्पेसिफाइड लोकेशन। 7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। नॉर्मल कोई भी एरिया 800 से 300 पर मंथ, पर सियाचिन में काम करना जान का खतरा लेके है। ठीक है, मानो कि आलू या टमाटर लेके जाओगे ना, तोड़ भी नहीं पाओगे। अरुणाचल में रिसेंटली मोदी जी गया था, शिला पासकल बोल रहे थे किसी को, तो वहां पर वो एक ऐसा बंकर बना के देके आया, ऑल वेदर बंकर, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहरी टेम्परेचर -50 डिग्री भी चला जाए तो भी वो लोग जिंदा रह सकता है और वहां का नॉर्मल रह सकता है, ऐसा बंकर रेडी करके देके आया। जरूरी है ना सर, सियाचिन में भी दिया है, अभी शिला पास में भी देके आया, तो ये जरूरी बहुत ही है। तो इनके लिए इनको 7,000 पर मंथ भी अगर इनको अलाउंस मिलता है तो इनको छूट। 7,000 क्या, मैं तो बोलता हूँ 70,000 पर मंथ छूट कर दो। क्यों सर, इनके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? ये फालतू में ये भंडार वो भंडार बंद करो, भंडारा चलाना बंद करो, बेकार में सब कुछ करता नहीं है। अरे भंडारा माने क्या तुम नहीं जानते? पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भंडार चलता है। भंडार माने लक्ष्मी भंडार, भंडार बंगाली में भंडारा माने, एक्चुअली हिंदी में भंडारा का मतलब होता है जब फ्री में जहां पर खाना खिलाया जाता है उसको भंडारा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तुम नहीं समझोगे तुम लोग, मैं समझ गया उसका बारे। ठीक है, ठीक है। और बंगाली में भंडार का मतलब होता है
बंगाल में भंडार का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम लोग कोई चीज जमा करते हैं उसको भंडार बोलते हैं। ठीक है, तो एक आ का डिफरेंस है और उसी में पूरा खेल बदल जाता है। तो यहाँ पर तो ममता दीदी लक्ष्मी भंडार में 1000 टका, ठीक है, हाँ सभी औरत लोगों, ठीक है, इतना पैसा ऐसे ही 1000 टका, वो क्या करेगा 1000 टका का? किट्टी पार्टी और क्या करेगा? अरे गांव साइड में चल रहा है, किट्टी पार्टी कर रहा है। कोई कोई एक आध केस होगा मे बी कि वो बच्चे का फीस भर रहा है, तो बच्चे एडुकेशन जहां गरीबी है वहां सरकार जाके बोले ना कि हम गरीब के पास है। मिडिल क्लास को काहे पॉलिटिक्स का बीच में गाड़ रहा है? मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच क्लास, इनसे पॉलिटिक्स को हटाओ, सिर्फ गरीब के पास में रहो। ये सब धंधा के पीछे में मिडिल क्लास को डाल के ना वो बेसिकली कुछ नहीं, देश का डेवलपमेंट को रोक रहा है। तुम्हारा डेवलपमेंट, तुम्हारा हक का डेवलपमेंट रोक रहा है, आप कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हारा जॉब खा रहा है, तुम्हारा जॉब खा रहा है, तुम्हारे एरिया का डेवलपमेंट खा रहा है, रास्ता नहीं बनने का खर्चा बचा रहा है, और क्या कर रहा है? ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स करना है अगर सच में तुमको खड़ा होना है, गरीब के पास जाओ। और सरकार को नहीं पता गरीब कितना है, अच्छे से पता है ना? तुम जाओ गरीब के पास जाओ, गरीब जो है, जो सच में पिछड़ा है, जात पात मत देखो, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कुछ मत देखो, गरीब है उसके पास खड़ा, कि माँ बाबा दिन का एक दर बेला का खाना नहीं खिला सकता, सरकार का यहाँ पर जिम्मेदारी बनता है, इतना करे बस। फालतू में सबके लिए। महिला होगा तो बस में फ्री, तमिलनाडु में करके रखा है। महिला लोगों के लिए तमिलनाडु में बस में भाड़ा नहीं लगता। अरे 10 हो 20 हो जो भी हो, तो क्या मतलब इसका? अब इस तरह का पॉलिटिक्स काय करता है? बीजेपी भी मध्य प्रदेश में क्या क्या करके रखा है ये, वो भी यहाँ पर जैसे 4000 करके है, मध्य प्रदेश में आई थिंक रूल करके रखा है, लेकिन सभी महिला को नहीं दे रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कुछ महिला को दे रहा है 4000 टका पर। हाँ तो हमारा टैक्स का पैसा। प्रॉब्लम है सबसे पहले ना पब्लिक को समझना पड़ेगा ना, सबसे पहले पब्लिक को समझना पड़ेगा ना कि ये सब पैसा, इस तरह का पैसा देके, जैसे अभी कॉलेज एडमिशन में 12,000 करके दिया है। हाँ ऐसे ही सबको, सबको स्कॉलरशिप पश्चिम बंगाल में 12,000 टका। तुम लोग का तो हो गया 12,000 टका पर मंथ बचोरे। अब बोलो कॉलेज स्टूडेंट 50% पास आउट स्टूडेंट को 12,000, गरीब को दो, सबके लिए नहीं है, उनको दो। या जो सक्षम या फिर स्कॉलरशिप दो कि बच्चा अच्छा रिजल्ट किया उनको दे सकते हैं। अब 50% तो आजकल सबके पास है। तुम नहीं जानते ममता दीदी को, वो गजब अलग ही लेवल का सोचता है। Any special compensatory allowances in the nature of border area allowances, remote locality allowances? देखो 1300 टका, 1100 टका, 1050, 750, 300, 200, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेसिफाइड। डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस, ठीक है, डिस्टर्ब मैंने जहां पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मानो हाँ, जैसे मणिपुर एरिया में डिस्टर्ब चल रहा था, है ना, जैसे श्रीनगर कश्मीर में एक टाइम पे डिस्टर्ब चल रहा था, अभी नहीं है, ठीक है। तो जब भी किसी एरिया में, जैसे हम लोग जैसे बेल्ट में, मेरा बंगाल में जहाँ घर है वो माओइस्ट प्रोन एरिया एक टाइम पे बन गया, ठीक है, तो जब भी डिस्टर्ब चलेगा तो उस एरिया को गवर्नमेंट डिस्टर्ब एरिया बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 डिस्ट्रिक्ट है जो माओइस्ट प्रोन है, छत्तीसगढ़ में 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, उसमें से सबसे भयंकर है बस्तर। बस्तर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वहां पर मैंने पूरा जंगल एरिया है, और कहाँ माइन है तुमको नहीं पता। मैंने नॉर्मल इंसान, पुलिस भी जाएगा ना वो माइन में उड़ के चला जाएगा, मतलब मोदी जी कश्मीर हैंडल कर लिया, ऐसे भी वो अभी छत्तीसगढ़ को भी हैंडल कर ही लेगा, ठीक है, मामूली मैटर है उनके लिए, ठीक है, नहीं कर लेगा, लेकिन इतना दिन में जो भी पुलिस जाता था ना गाड़ी उड़ जाता। अब मोदी देखो कैसे सबको ठीक करता है। अब छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी बस्तर में भी वोट हुआ है, वोट नहीं होने देता। लक्षद्वीप अलग है, उसका अलग।
सही हो हम समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये सब चीजें समझ में आना चाहिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि अभी क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे एक छोटा सा कहीं घुसा देगा और वो आपको नहीं पता, बेकार, आदत हो जाएगा। आदत हो जाएगा सर। अब एग्जाम में सारा थोड़ी पूछेगा, एग्जाम में सारा चीज नहीं पूछेगा, लेकिन इनमें से मैं बोल दूंगा मेनली पॉपुलर क्या क्या आता है मैं बोलूंगा, पर फिर भी रीड करने का जरूरी है कि एक बार रीड करके रखो। ऐसा नहीं कि हर कुछ पूछ लेता है, ऐसा नहीं है, फिर भी क्या पता। हाँ? जैसे जैसे मैं ट्राइबल का बोला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ है जो बहुत ही पॉपुलर है, कुछ है जो उतना नहीं कुछ, ठीक है सर। तो आई होप कि आपको एचआरए का पता चला। अब मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, आरएफए का, हाँ आरएफए कल डिस्कस करेंगे। एचआरए का 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, घर चले जाओ मैं भेजता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देंगे करके लाना सर। एचआरए का और भी 2 क्वेश्चन देता हूँ, घर पे करके लाना, और कल हम लोग आरएफए का डिस्कशन करें, ठीक है। बाय बाय सर, कल मिलते हैं। आज भी शाम का दिन लोग का है, आज भी मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, टाटा। बाय सर। बाय सर।